हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी चैप्टर 4 पार्ट 1 मतलब चौथा पार्ट का पहला टॉपिक या पहला वीडियो शुरू करने वाला हूं। तो इस चैप्टर का नाम है इस चैप्टर का नाम है दोस्तों जलवायु। ठीक है, तो आइए हम लोग जलवायु का अध्ययन करते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, तो चैप्टर का नाम क्या है? जलवायु। जलवायु, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। ठीक, जल वायु है क्या? ठीक है, इसको पढ़ते हैं, फिर आगे जलवायु और मौसम में अंतर समझते हैं, फिर धीरे धीरे करके 2 या 3 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर अपने आगे की वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं जलवायु। ये चौथा चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना, हम ये देख लेते हैं। जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु शब्द कैसे बना, जलवायु कैसे प्रभावित होती है, जलवायु और मौसम में अंतर क्या है, भारत में किस प्रकार वर्षा होती है, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, पवन, वायुदाब, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, एल नीनो, ला नीनो, इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जलवायु पर, ये देखेंगे। भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार है, भारत में कितनी ऋतुएं हैं, और इससे मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। देखिए, जलवायु है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द आएगा, एक जल प्लस वायु। जल और वायु के मिश्रण से जो प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे कहां पर, वायुमंडल में, वायुमंडल में, वो क्या कहलाता है? जल वायु। ठीक है, आइए तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं। अगर वो चीजें आप लोग समझे रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से चीजें आपको इस चैप्टर में समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्लोब बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? ग्लोब। ये हमने ग्लोब बनाया, ग्लोब में एक बीच से रेखा गई है, इस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया है भूमध्य रेखा। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ये मकर रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, और ये कर्क रेखा हो गई। सूर्य यहां पर भी रहता है, सूर्य यहां पर भी रहता है, सूर्य यहां पर भी रहता है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर वो चीजें आप लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे एक भारत का मैप बना देते हैं छोटा सा, या चलिए यही बना देते हैं। हमने एक भारत का मैप बना दिया। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, काल्पनिक रेखा जिसे बोलते हैं। ये मकर रेखा, ये भी काल्पनिक रेखा जिसे हमने मान लिया है, और ये कर्क रेखा जिसे हमने मान लिया है। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है, इसको हम बोलते हैं, और कर्क रेखा को और क्या बोल सकते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, मकर रेखा को 23.5 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ऐसा क्यों बोलेंगे? भूमध्य रेखा के नीचे के भाग को दक्षिण और भूमध्य रेखा के ऊपर भाग को उत्तर, ये हमने पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया था दोस्तों। ठीक है, तो भारत
में से, इन तीनों में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत में ये वाली रेखा कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। ठीक है, ये हमने ग्लोब बना दिया और भारत की स्थिति यहां है, हमने उसको यहां पर दिखा दिया कि कैसे कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ठीक है, अब इन सबसे पहले एक चीज और देख लो, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, 2-3 चीजें, तब चल के इसको पढ़ाते, क्योंकि इसमें समझना है। ठीक है, एक है निम्न वायुदाब, निम्न वायु दाब, और एक शब्द है उच्च वायु दाब। ठीक है, निम्न वायु दाब कहां बनेगा? जहां पे तापमान बढ़ेगा, यानी कि गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा? निम्न। उच्च वायु दाब यानी कि जब तापमान घटेगा तो वायु दाब कैसा होगा? उच्च होगा। कैसे? यानी कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहां पर खूब गर्मी पड़ रही है। क्या पड़ रही है? खूब गर्मी। ठीक है, खूब गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ की हवा जो क्या हो जाएगी? गर्म। और जब हवा गर्म हो जाएगी तो हमेशा ऊपर की ओर उठेगी। जब हवा गर्म हो गई, ऊपर की ओर उठी, तो इस क्षेत्र की जो हवा है वो स्थान खाली हो गया, तो इसके आसपास की जो ठंडी हवा है वो इस स्थान को भरने के लिए आगे बढ़ेगी, और उसी के चक्कर में यहां पर निम्न वायु दाब क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, और जहां से ठंडी हवा बढ़ी इसको बोलेंगे उच्च वायु दाब क्षेत्र। उच्च वायु दाब क्षेत्र। और फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज है, बताया गया है कि जब भी जो गर्म हवा है वो हमेशा पृथ्वी की सतह पे नहीं रहती, पृथ्वी की सतह से गर्म हवाएं हमेशा वायुमंडल में चली जाती हैं। कहां पर चली जाती हैं? वायुमंडल में चली जाती हैं। और जो ठंडी हवा है वो हमेशा क्या करती है दोस्तों? जमीन की सतह से बनी रहती है, और जब वही ठंडी हवाएं गर्म होती है तो वायुमंडल में चली जाती हैं। तो कैसे निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित हुआ और कैसे वायुदाब क्षेत्र, एक बार और बता देते हैं, फिर से देखिए तो आप समझ में आप लोग को आ जाएगा। जैसे एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है, यहाँ पे ठंडी हवा है और यहाँ पे गर्म हवा है। जहां पे गर्म हवा रहेगी तो वहां की हवा ऊपर वायुमंडल में जाने लगेगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा? निम्न वायुदाब क्षेत्र। निम्न वायु दाब क्षेत्र। ठीक है, जहां पे ठंडी हवा है इसको बोलेंगे उच्च वायुदाब क्षेत्र। उच्च वायु दाब क्षेत्र। तो हमेशा जो हवा का प्रवाह होता, हवा जो बहती है हमेशा ठंडी से गर्म की तरफ, मतलब कि जहां पे ठंडी हवा होगी वो हमेशा कहां बढ़ेगी? गर्म हवा की तरफ। गर्म हवा की तरफ क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो ठंडी हवा है वो गर्म हो गई, गर्म होकर कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल में, मतलब ऊपर आसमान में। ये जगह हो गई खाली, इस जगह को भरने के लिए ठंडी हवाएं बहुत तेज से आगे बढ़ेंगी, इसलिए इस क्षेत्र में क्या स्थापित हो जाएगा? निम्न वायुदाब। और इस क्षेत्र में क्या है पहले से? उच्च वायुदाब। तो निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ती है पूरे इस ग्लोब पर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? और एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दे रहे हैं जो आप अपने घर में देख सकते हैं। पूछो कैसे? जब आप फ्रिज खोलेंगे तो फ्रिज से जो हवा निकलेगी सीधे आपके चेहरे पे आके नहीं लगेगी, आपको ठंड का अनुभव नहीं होने देगी। वो हवा क्या करेगी? सबसे पहले नीचे जाएगी, देखते होगे भाप के रूप में जो हवा निकलती ऊपर नहीं जाती, नीचे जाती है। तो वहीं से आप समझ लें कि एनवायरमेंटल में जो भी ठंडी हवाएं हैं वो सबसे पहले नीचे जाती है, उसके बाद धीरे से ऊपर आती है। आपके घर में कहीं एसी लगा होगा, जब उसको ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपका चेहरा, हाथ या कुछ नहीं ठंडा होगा, आपके पैरों से ठंडक का एहसास होना शुरू होगा। ये चीजें समझ में आ गई? कुछ चीजें, निम्न वायुदाब क्या है, उच्च वायुदाब क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। गर्म हवा हमेशा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा हमेशा नीचे बनी रहेगी, नीचे बनी रहेगी। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ चीजें और देखते हैं। देखिए, सूर्य दो तरीके से होता है। ये सूर्य है, एक बार सूर्य इधर जब आएगा, मतलब यहां, तो इसको बोलेंगे उत्तरायण। जब सूर्य यहां आ जाएगा तो इसको बोलेंगे दक्षिणायन। दक्षिणायन, ठीक है। आप लोगों की भी पता है, सूर्य की किरणें जहां सीधे पड़ेंगी वहां पे ज्यादा गर्मी होगी। क्या होगी? गर्मी ज्यादा होगी। सूर्य की किरणें जहां तिरछी पड़ेंगी वहां गर्मी कम होगी। और जहां पे सबसे ज्यादा तिरछी पड़ेंगी यानी ध्रुवों पर, वहां पे ठंड होगी। ध्रुवों पर यहां पे क्या होगी? ठंड होगी। तो हमेशा जो हवाएं चलती हैं ठंड से गर्म की तरफ, हमेशा जो हवाएं चलती है ठंड से गर्म की तरफ। लेकिन हवाएं जो है कोरियोलिस बल यानी कि फेरल के नियम का पालन करती हैं और हमेशा अपने दक्षिण मुड़ जाती हैं। तो भारत में जो भी हवा आती है यहाँ ऐसे आएगी, फिर ऐसे दक्षिण दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाएगी। हवा यहाँ से तो ऐसे चली, लेकिन यहाँ से फेरल के नियम से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से दो हवाएं, एक इधर से और एक इधर से, एक बंगाल की खाड़ी से, एक अरब सागर से भारत में प्रवेश करेगी। ये चीज समझ में आई। अब देखो, अब इस ग्लोब पे हम कैसे बताएंगे आपको कि निम्न वायुदाब क्षेत्र और उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित होता है। आइए देखिए, जब सूर्य यहाँ पर है, कहाँ पर है? एकदम भूमध्य रेखा पर। तो सूर्य से निकलने वाली किरणें सीधी कहाँ पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पड़ेंगी दोस्तों? सीधे भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा? निम्न वायु दाब क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भूमध्य रेखा पर किरणें सीधी पड़ेंगी तो ज्यादा गर्मी होगी। जब ज्यादा गर्मी होगी तो यहाँ क्या हो गया? निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो गया। तो मकर रेखा से और कर्क रेखा से चलने वाली हवाएं इधर बढ़ने लगेंगी। ठीक है, एक कंडीशन हो गया। जब सूर्य दक्षिणायन कर दे, क्या कर दे? हम सूर्य को इधर ले आए, यहां से ले आकर यहां कर दिए। अब सूर्य की सीधी रेखा कहां पड़ने लगी? मकर रेखा पर। सूर्य की सीधी रेखा कहां पड़ने लगी? मकर रेखा पर। और यहाँ पर कर्क रेखा पर, यानी कहा भारत में तिरछी पड़ने लगी। यानी कि अब भारत में किसका समय स्टार्ट हो गया? ठंडी का। यानी कि भारत में उच्च वायुदाब क्षेत्र है और यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र है, तो यहां से हवाएं इधर आने लगी। ठीक है, लेकिन जब यही सूरज दक्षिणायन न होके विषुवत रेखा पर आ जाता है और फिर यहां से उत्तरायण आता है, मतलब इधर आता है, यानी कि भारत में सीधी रेखा पड़ रही सूरज की। कैसी रेखा पड़ रही है? सीधी रेखा पड़ रही है, तो यानी कि यहाँ गर्मी ज्यादा होगी। जब यहाँ गर्मी ज्यादा होगी तो राजस्थान के क्षेत्र में भारत में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाएगा। जब यहाँ पे निम्न वायुदाब स्थापित हो जाएगा तो यहाँ की जो गर्म हवा है वो वायुमंडल में ऊपर निकल जाएगी। जब यहाँ की गर्म हवा ऊपर वायुमंडल में निकल जाएगी तो आसपास की हवाएं उसको भरने के लिए बहेंगी। तो वही हवाएं जो भूमध्य रेखा से आई हैं वो भारत में दो शाखा के रूप में, बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में, एक अरब सागर की शाखा के रूप में भारत में प्रवेश करेंगी। तो इस हिसाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र और उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित होता है। ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। कुछ चीजें थी जो मुझे आपको समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने विषय की तरफ। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है जलवायु। क्या है दोस्तों? जल वायु। जलवायु जो है क्या है? जलवायु क्या है? तो किसी भौतिक क्षेत्र में, किसी भौगोलिक, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाएं, क्या पाई जाने वाली वायु मंडलीय दशाएं
क्या कहलाती है? जल वायु। जो जल और वायु के कॉम्बिनेशन से बनती है। साधारण सबसे आसान शब्दों में ये है आपका जलवायु। ठीक है, तो जलवायु का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? जलवायु है तो जलवायु से मनुष्य अलग अलग प्रकार की ऋतुएं पाई जाएंगी, तो अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ भारत में उगेंगे, क्योंकि इससे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फल सब्जियां उगेंगी, तो उनसे खाद्यान्न की आपूर्ति होगी। मनुष्य खाएगा पिएगा, लकड़ी मिलेगी, फसल मिलेगा, जानवर को चारा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस जलवायु पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये हो गया। अब आइए एक शब्द और हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हम लोग एक शब्द और पढ़ते हैं, जलवायु और मौसम। जलवायु या मौसम। तो जो आम जनमानस है हमारे समाज में उपस्थित, वो बेसिकली जलवायु और मौसम को एक ही समझता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी होंगे उनको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग वही चीजें करेंगे और देखेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले हम जलवायु को परिभाषित करेंगे। इसको परिभाषित करेंगे जलवायु को। जलवायु क्या है? तो एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समय अवधि के, क्या, एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक, क्या लिखा हमने? एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय, मौसमी या वायुमंडलीय, ठीक है ना, मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग का औसत, वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। जलवायु कहलाता है। अभी इसका भी एक सिंपल परिभाषा भी दे देंगे। और दूसरा क्या है? मौसम। दूसरा क्या है दोस्तों? मौसम। मौसम जो है एक अरबी भाषा का शब्द मौसिम है। मौसम क्या है दोस्तों? यह एक अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, यह एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है
परिवर्तन मौसम में। ठीक है, अब मौसम की हम मतलब ऋतु परिवर्तन, मौसम का अर्थ मतलब क्या है? ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ये जो मौसम है इसका अर्थ है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग मौसम की जो परिभाषा है वो देखते हैं। तो किसी क्षेत्र या स्थान के, क्या दोस्तों, किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में, क्या, खास समय में वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन, वायु मंडलीय दशाओं में परिवर्तन मौसम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मौसम कहलाता है। देखो, जलवायु और मौसम, हमने तो ये वो परिभाषाएं लिखी हैं जो किताब की है, लेकिन आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक सॉन्ग है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ठीक है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, यानी कि कभी अपनी प्रेमिका से इसमें यह कहना चाहता है कि कहीं आप मौसम की तरह तो बदल नहीं जाओगे। इसका मतलब यह है जलवायु कभी कभी बदलती है और मौसम जब मन होता है मूड स्विंग टाइप का अपना मूड बदल लेता है। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि जलवायु एक लंबे अंतराल का वायुमंडलीय दशाओं का निष्कर्ष है, और जो मौसम है वो तत्काल यानी कि जल्दीबाजी में परिवर्तन। जैसे कि सुबह आप निकले, गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी है, ठीक है, उसके बाद अचानक दोपहर में बादल छाए, आंधी आई और पानी गिरने लगा। आपने आदेश किया अपनी सिस्टर को या अपनी वाइफ को, जिस भी कंडीशन में आप हैं, चाय बनाया जाए, उसके साथ गरम गरम प्याज की पकौड़ी लाई जाए। तो इस तरह से जब इसका क्या हुआ, आज मौसम बहुत अच्छा है, यानी कि अभी आप सुबह निकले और आपने बोला कि अरे भाई बहुत उमस, बहुत गर्मी, दोपहर में आप निकल के कह रहे हैं पकौड़ी लाई जाए, चाय बनाया जाए, मौसम बहुत अच्छा है। यानी कि तत्काल जो चीजें परिवर्तित होती हैं वो क्या है, मौसम। ये लिखा है ना, किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन को मौसम कहते हैं। यानी कि सुबह आप निकले तो गर्मी थी, दोपहर में बारिश हो गई, वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन हो गया, तो क्या कहलाया, मौसम। जलवायु क्या है, किसी एक विस्तृत क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई एक विस्तृत क्षेत्र भारत हो गया, वहां पे 30 वर्षों से अधिक का समय, 30 वर्षों से अधिक के मौसमी समय या वायुमंडलीय विशेषताओं का कुल योग का औसत क्या कहलाएगा, जलवायु। तो आई होप मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, जलवायु क्या है और मौसम क्या है, उसकी परिभाषा और दोनों में जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो जलवायु है ये प्रभावित होगी, जाहिर सी बात है। तो जलवायु किन चीजों से प्रभावित होगी हमें ये देखना है। ठीक है दोस्तों, आइए